हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 7। अनामिका को जोर का झटका लगता है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है। सामने ललिता जी को देखकर वो डर जाती है। क्या वो सब बस एक सपना था? वो कुड़कर रह जाती है। वो उसे घूर कर देख रही थी। वैसे भी आजकल उस पर पागलपन के दौरे पड़ते थे। इससे वो थोड़ी चिंतित भी रहती थी। वो बिना कुछ जवाब उन्हें देखती रही, फिर वापस लेट गई। काफ़ी देर एक जैसी स्थिति में बैठे रहने से वो थक गया था। उसने थोड़ा सा सर उठाया और अपना सर घुमाकर अंशिका को देखा। वो अब भी आंखें बंद किए वैसी स्थिति में बैठी थी। जान, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? भूख लग गई है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, और पता नहीं तुमने भी कुछ खाया या नहीं। वो हाँ में सर हिलाती सीधा बैठ गई तो वो उठ खड़ा हुआ और उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया। निमेश बाहर आया और खाने का ऑर्डर देने लगा। कुछ ही देर में वो हाथ में खाने की पॉलिथीन लिए चला आ रहा था। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। तब तक बिल्कुल बंदरिया लग रही हो। काजल तो देखो फैल गया है। उसने माहौल को हल्का करने के लिए उसे छेड़ा। वो गुस्से में उसे मुट्ठियों से मारती वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वो हंसने लगा। कुछ ही देर बाद वो आई तो वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। वो बच्चे की तरह मुंह बनाने लगी। तभी उसे रात वाली बात याद आई। रात तुम किससे बातें कर रही थी? न चाहते हुए भी उसने सवाल में कड़वाहट आ गई थी। वो घूर कर उसे देखने लगी। तो तुमने कॉल किया मुझे? उफ, नहीं सुधर सकते ना? हरीश अंकल थे। आज सुबह वो चले गए, वरना मिलाती तुम्हें। बहुत अच्छे हैं वो बेचारे। का जवाब सुनकर जैसे उसे सुकून सा आ गया। सुबह से जो मन में गुस्सा था वो ठंडा हो गया था। बिना सब सोचे समझे वो उसे कितना गलत समझने लगा था। सर झटकते हुए बोला, बेचारे क्यों? बहुत लंबी कहानी है, खा लूँ तो बताऊँ? वो उसे घूर कर रह गया। खाना खाते ही वो दोबारा उसके कंधे से सर टिका के बैठ गई। इसी बीच आरती जी ने भी फ़ोन करके हाल खबर ले ली थी। हाँ तो बताओ अपने बेचारे अंकल के बारे में, जो मुझे बुद्धू बोल रहे थे। उसके दोबारा इस तरह पूछने पर वो आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसे मुक्के से मारती ही बोली, वो बस मजाक उड़ा रहे थे। वो सबकी खिंचाई ऐसी ही करते हैं। उनके दोनों बेटे उनसे दूर रहते हैं। आंटी की डेथ काफ़ी साल पहले हो गई। छोटा वाला तो तब भी फ़ोन पर हाल खबर लेता है। बड़ा वाला करण उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। वो चाहते करण लौट आए, पर वो बहुत जिद्दी और अकुड़ हुए। वो कभी नहीं आएगा। ओह, ये बात है। उसने अफसोस से सर हिलाया। तभी डॉक्टर अंदर रूम में गया तो वे दोनों भी खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब बाहर आए तो निमेश के पास जाकर खड़े हो गए। अब वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग 2 दिन बाद उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं, कहकर डॉक्टर वापस चला गया। वो खुशी होते हुए निमेश से लिपट गई। वो उसे खुद में समेट चुका था। तभी एक नर्स अंदर से बाहर आई। मैम, आप लोग अंदर सोफे पर जाकर सो सकते हैं और दरवाज़ा बंद कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर लैंडलाइन से कॉल करिए, कहकर वो चली गई। दोनों अंदर गए तो सामने पापा बेखबर सो रहे थे दवाई के असर से। निमेश और अंशिका एक ही सोफे पर एक दूसरे से लिपट कर सो गई। सुबह आंखें खुली तो वो उठ चुकी थी। उसके पापा भी आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उठकर वॉशरूम गया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आया तो उसके लिए चाय निकलने लगी। इधर आरती जी घर में अकेली थी कि तभी अनामिका अंदर आते हुए दिखती है। वो अब उससे थोड़ा कतराने लगी थी। वो तेज तेज चलते उसके आगे गई। आंटी, अभी तक नहीं आया निमेश? उसे तो आपकी फिक्र भी नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि उसने भी कि आप अकेली हो। अरे वो तो हॉस्पिटल में थी ही, बहुत सारे लोग होते हैं। अंशिका ने उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया है। आरती जी संदाज से अंदर ही अंदर कुड़ती रही। सही तो कह रही थी। वो इतना भी क्या कि माँ का हाल भी नहीं लिया। अनामिका उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराई जा रही थी, जहाँ के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। उसका काम हो चुका था। इसके दिल में आग लगा के वो बाहर से निकल गई। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 7। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना